दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया के श्रृंखला में हम लोग दो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स से। लॉर्ड हेस्टिंग्स पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जो कभी भी मुग़ल बादशाह से मिलने नहीं गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल आते आते मुग़ल बादशाह कमज़ोर होते जा रहा था और कंपनी जो है वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था। कंपनी अब इतना शक्तिशाली हो गया कि उसे मुग़ल बादशाह से मिलने की भी ज़रूरत नहीं रही। आगे आप देखिएगा कि आगे के गवर्नर जनरल जब मुग़ल बादशाह से मिलेंगे तो वो एक बराबरी के दर्जा पर मुग़ल बादशाह से मिलने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कभी भी मुग़ल बादशाह से नहीं मिलने गया। आपसे फैक्ट के रूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके पीछे का की क्या कहानी है, ऐसा क्यों हुआ, ये आप लोगों से यदि सवाल पूछ लिया जाए कॉन्सेप्ट में तो मैंने इसे समझा दिया। इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि होती है। ये सुगौल नहीं, सुगौली की संधि है। और इसके बाद आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो जाता है। किसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा जाता है? नाम आप लोगों को याद है? ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में ये लड़ा जाता है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय होता है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय को निर्वसन कर बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया जाता है। ठीक है, और इन्हें एक निश्चित पेंशन दिया जाता है, जिस निश्चित पेंशन को भी बाद में नाना साहेब के समय में समाप्त कर दिया जाता है, ये कहकर कि ये पेशवा नहीं है, ये नाना साहेब चूँकि दत्तक पुत्र है, इस वजह से ये पेशवा नहीं हुए और पेशवाओं को जो पेंशन दिया जा रहा है उसे यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी चर्चा लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में हुई। आगे देखते हैं और क्या क्या बातें होती है। इसके समय में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लाई जाती है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन। आपने देखा था घेरे की नीति, याद है किसके समय में आया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में घेरे की नीति। दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। और तीसरा अधीनस्थ संघ की नीति। ये आगे लाया जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। ये तीन नीति आपके लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अभी हम लोगों ने लॉर्ड वेलेस्ली के समय में क्या देखा कि सहायक संधि हो चुका है और धीरे धीरे भारत के जो राजा है वो अंग्रेज़ों के अधीन आने लगे। कहने के लिए सिर्फ कि आंतरिक रूप से वो स्वतंत्र है और बाह्य रूप से अंग्रेज़ों पे निर्भर है, पर वास्तविकता क्या थी वो हम लोगों ने देख लिया था कि अंग्रेज़ अपना एक रेजिमेंट भी बैठा रहा था हर एक राजा के यहाँ, उसके दरबार में। इसका मतलब ये था कि राज्य दरबार में जो भी आंतरिक निर्णय लिए जा रहे थे उसमें भी वो रेजिमेंट हस्तक्षेप कर रहा था। इसके तो ये अधीनस्थ पृथक्करण की नीति जो है, इसके अंतर्गत और कुछ भी नहीं कहा गया। बस ये कह दिया गया कि जिन राजाओं के साथ संधि हुई है वो सभी राजा अब कंपनी के अधीन होंगे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। परीक्षा में सेम टू सेम लाइन आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो सभी के सभी राजा जिन्होंने सहायक संधि कर रखी है वो अब कंपनी के अधीन होंगे। ये इतनी बात हो गई। यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय प्रेस के बारे में एक चर्चा करना ज़रूरी है। वेलेस्ली ने क्या किया था कि मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सेंसरशिप एक्ट लेकर आया था। ये कौन लाया था? ये लाया था वेलेस्ली। और इसे समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। हेस्टिंग्स ने ये सेंसरशिप एक्ट वापस ले लिया था। तो ये एक पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी के समय में 1813 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट किसके द्वारा लाया जाएगा?
ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि 1773 में भी आया था चार्टर एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट माफ़ कीजिएगा धोखा से बोल दिया, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो 20 वर्षों के लिए आया था। ठीक है, ऐसे ही फिर आया 20 वर्षों बाद 1793 में, ये भी 20 वर्षों के लिए, फिर आया 1813 में, ये भी 20 वर्षों के लिए। ठीक है, मतलब अब फिर अगला कब आएगा तो 1833 में। आइए इसके प्रावधान को देखते हैं एक एक करके। इसका प्रावधान क्या है? तो पहला प्रावधान यही है कि अगले 20 वर्षों तक कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, धर्म प्रचार विभाग का गठन किया गया। यह विभाग ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार में मदद करेगी। ठीक है, धर्म प्रचार विभाग कब बना है? 1813 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। आप लोग देखे होइएगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे डेन के बारे में, तो बंगाल में एक स्थान था, ठीक है, याद है आप लोगों को बंगाल में वो कौन सा स्थान था जहाँ से ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे थे? बताइए। श्रीरामपुर। यदि आप लोगों को याद होगा तो इस पॉज में ज़रूर कमेंट कर दिए होइएगा। तो श्रीरामपुर से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। कब? जब तक 1813 ईस्वी के एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों के प्रचार की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है फैक्ट, इसे आप लोग याद रखिएगा। और श्रीरामपुर जगह जो है बंगाल का, वो भी इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा था। अब देखिए, इस एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च करना है। पर यहाँ समस्या क्या आ रही थी कि शिक्षा का माध्यम क्या हो और विषय क्या हो। पाश्चात्य शिक्षा दिया जाए या प्राच्य शिक्षा दिया जाए, हिंदी में शिक्षा दिया जाए या अंग्रेजी में दिया जाए या स्थानीय भाषा में दिया जाए, इस बात को लेकर असहमति बनी रही। और ये जो 1 लाख रुपया है, इस 1 लाख रुपये में से 1 चौवन्नी भी खर्च नहीं हो पाया। ठीक है, बाद में 1823 ईस्वी में एक सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा कि सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया। ठीक है, सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन क्यों किया गया? तो क्यों किया गया का जवाब यही है कि ये 1 लाख रुपया कैसे खर्च किया जाए, इस पे चर्चा करने के लिए ये किया गया। लेकिन क्या इसका कोई परिणाम निकल पाया? तो परिणाम यहाँ भी नहीं निकल पाया। विषय और भाषा को लेकर विवाद यहाँ भी बना रहा और ये 1 लाख रुपया एज इट इज़ पड़ा रहा। बाद में मैकाले का जो आएगा रिपोर्ट, ठीक है, उस हिसाब से पैसा कैसे खर्च किया जाएगा वो डिसाइड किया जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चीन एवं चाय के व्यापार को छोड़कर। तो अब परीक्षा में आप ध्यान में रखिएगा कि यदि परीक्षा में प्रश्न बनता है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो आपका उत्तर 1813 होगा। यदि इसमें एक लाइन जोड़ दिया जाए कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो यहाँ पे देखिए पूर्णतः के लिए चीन और चाय को भी हटना पड़ेगा, तो ये 1833 के एक्ट में होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा एक छोटी सी बात। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में हमारी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। आइए अब लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में हमारी चर्चा होती है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था, ये 1826 है। 1826 ईस्वी में यान्दबू की संधि हुई और ये युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद ही पहली बार नॉर्थ ईस्ट में अंग्रेज पहुंच पाते हैं। ठीक है, इस युद्ध के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, कैसे सैनिक बैरकपुर पहुंचते हैं, बैरकपुर में विद्रोह करते हैं, फिर कैसे वो आगे जाते हैं युद्ध के लिए, सारी बात। इसके द्वारा लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया,
जिसके द्वारा राजा राममोहन राय की मिरातुल अखबार को बंद कर दिया गया। ये एक फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। लाइसेंसिंग एक्ट तो लाया गया एमहर्स्ट के द्वारा। अब देखते चलिएगा कि इसमें प्रेस का सपोर्ट कौन कर रहा है, प्रेस को पे कौन जो है सो उसको कम कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कौन कर रहा है। तो देख लीजिए, वेलेस्ली के बाद एमहर्स्ट आ गया। बीच में किसने प्रेस को मुक्ति दी, प्रेस सेंसरशिप हटाया, तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, मिरातुल अखबार आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। लॉर्ड एमहर्स्ट मुग़ल बादशाह से बराबरी के साथ मिला। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हेस्टिंग्स पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जो मिलने ही नहीं गया। अब ये मिलने जा भी रहा है तो मुग़ल बादशाह से बराबरी के साथ मिलने जा रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मुग़लों की स्थिति भारत में ख़राब हो रही है और अंग्रेज़ों की स्थिति भारत में सुदृढ़ हो रही है। इसी के काल में 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद मुग़ल बादशाह अब सिर्फ लाल किला तक सीमित रह गए। ठीक है, इतनी ही चर्चा लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में हम लोगों को करनी थी। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग वेलेस्ली नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक और डलहौजी के बारे में चर्चा करेंगे। डलहौजी के बाद अगला गवर्नर जनरल आएगा कैनिंग। लेकिन कैनिंग के आने से पूर्व 1857 की क्रांति होती है। तो पहले हम लोग 1857 की क्रांति, इस समय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कृषकों की क्या स्थिति थी, मजदूरों की क्या स्थिति थी, उन लोगों के द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए, जनजातियों के द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे कैनिंग से लेकर आगे के गवर्नर जनरल्स के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, हम लोगों को हर एक गवर्नर जनरल्स को नहीं पढ़ना है। हम लोग बस ऐसे गवर्नर जनरल्स को पढ़ेंगे जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ गवर्नर जनरल की श्रृंखला से आप लोगों को लाभ हो रहा होगा। यदि लाभ हो रहा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।